Alright guys, so now we are going to be starting the practical part of this chapter. बॉस एग्जाम की बात करूं ना तो डेफिनेटली एक सवाल तो आता ही है पेपर में इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर से। और तो और मैं आपको बताता हूं कि जो क्वेश्चन बैंक मैंने आपके लिए कंपाइल करा है ना, दैट इज एन ओवर एग्जॉस्टिव क्वेश्चन बैंक। और अगर ये क्वेश्चन बैंक आप और मैं सीरियसली मिलकर कर लेते हैं तो डेफिनेटली एग्जाम में जो भी सवाल आएगा ना वो हमें ईजी भी लगेगा और फुल ऑन फुल हम मार्क्स भी उसके अंदर लेकर आ जाएंगे। अब देखो, जो क्वेश्चन बैंक मैंने आप लोगों के लिए कंपाइल करा है उसके अंदर मैंने आपकी स्टडी मटेरियल के 25-26 क्वेश्चन जो हैं उसको तो कंसिडर करे ही करे हैं, प्लस मैं 2011 में अटेम्प्ट के अंदर सीए बना था। तो 2011 से लेकर अभी तक की जितनी पीवाईपी, जितनी आरटीपी, जितनी एमटीपी है ना, इन सब को भी मैंने कवर कर दिया है। और आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे इसमें आप अश्योर्ड हो सकते हो कि मई 2011 के बाद जितने भी सवाल आरटीपी, एमटीपी, पीवाईपी के अंदर आए हैं वो सब कवर हो जा रहे हैं जो क्वेश्चंस हम करेंगे उसके अंदर। अच्छा, क्योंकि हमारा सिलेबस और सीएमए का सिलेबस बहुत सिमिलर है और सीएमए की किताब के अंदर भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं म्यूचुअल फंड के रिलेटेड, वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी मैंने कवर करे। आई किड यू नॉट, कुछ क्वेश्चंस वहां बहुत बढ़िया थे। एंड ऑल्सो सीएमए की भी मई 2011 के बाद से जो भी आरटीपी, पीवाईपी, एमटीपी, वहां पर वर्कबुक बोलते हैं बेसिकली एंड प्रीवियस ईयर पेपर बोलते हैं, वहां पर भी जितना रेफरेंस मटेरियल 2011 के बाद आया ना वो सारा का सारा मैंने कवर करा है, कंपाइल करा है। और ये कंपाइल्ड मटेरियल अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बहुत सारे कैटेगरीज है, कुछ अराउंड 10-12 कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन हो गए। वो सारी कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा पहला कैटेगरी का क्वेश्चन। अब देखो, पहला कैटेगरी का जो क्वेश्चन ना, इसके बारे में मुझे ज्यादा समझाना नहीं है, सम पढ़ते हैं और समझते हैं। मोस्टली ये जो क्वेश्चन है ना, ये ब्रेक इवन का क्वेश्चन जैसा लगता है अपने को, बराबर। तो कैटेगरी 1 का क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने यहाँ पे लिखा है, दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर स्टडी मटीरियल। देखते हैं पहला क्वेश्चन। मिस्टर ए कैन अर्न अ रिटर्न ऑफ 16% बाई इन्वेस्टिंग इन इक्विटी शेयर्स ऑन हिज ओन, बराबर। एक मिस्टर ए करके है, अगर वो चुपचाप इक्विटी शेयर्स में खुद ही इन्वेस्ट करे, यानी कि म्यूचुअल फंड की हेल्प लिए बिना, वो कितना कमा पा रहा है? वो 16% रिटर्न कमा पा रहा है। नाउ ही इज कंसिडरिंग अ रिसेंटली अनाउंस्ड इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड स्कीम इन विच इनिशियल एक्सपेंसेस आर 5.5% एंड एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसेस आर 1.5%। यानी कि अब मिस्टर ए जो है वो एक म्यूचुअल फंड सोच रहा है। इस म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ डिटेल्स हमारे को दे रखी है। पहले तो कुछ 5.5% का हमारे को दे रखा है, वो क्या है? इनिशियल एक्सपेंस। और हमारे को बोल रखा है कि 1.5% का जो है वो कुछ उनका रिकरिंग एक्सपेंस है। तो ये कुछ खर्चे वर्चे अपने को बारे में बता दिए। सवाल क्या पूछा है? सवाल हमारे को पूछा है, हाउ मच शुड द म्यूचुअल फंड अर्न to provide Mr. A a 16% return, बराबर। how much the mutual fund should earn to provide Mr. A a 16% return। तो आप देख सकते हो एक तरीके से ये ब्रेक इवन जैसा क्वेश्चन लग रहा है कि मिस्टर ए जो है वो खुद इक्विटी शेयर्स के अंदर पैसा लगा सकता है, और जब वो खुद इक्विटी शेयर्स के अंदर पैसा लगाता है तो 16% कमा लेता है। अब वो म्यूचुअल फंड के अंदर सोच रहा है कि ये पैसा मैं म्यूचुअल फंड के अंदर डाल देता हूँ। म्यूचुअल फंड के कुछ एक्सपेंस की डिटेल दे रखी है और आपसे ये मांगा गया है कि बॉस म्यूचुअल फंड कितना अर्न करे, याद रखना एमएफ कितना अर्न करे, ताकि उसको अपना ये जो 16% है ना जो उसको इक्विटी शेयर से मिल रहा था वो अभी भी मिले ही। और अगर आपके दिमाग में जवाब है कि म्यूचुअल फंड को भी 16% अर्न करना है, तो ये गलत जवाब है बॉस। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर्स के साथ कोई एक्सपेंस नहीं बोले। ये जो इक्विटी शेयर है ये नेट ऑफ एक्सपेंसेस उसको 16% रिटर्न मिल रहा है, और यहां पर आपको इनिशियल एक्सपेंस भी दिख रहा है और रिकरिंग एक्सपेंस भी दिख रहा है। अब पहली बात तो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे कि मिस्टर ए अगर इक्विटी शेयर्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता तो वो क्या करता? मान लेते हैं 100 रुपए लगाता, तो उसको रिटर्न में कितने मिल रहे थे? 16 रुपीज मिल रहे थे, एंड 10 देयरफॉर 16% वो पर्सन अर्न कर रहा था। अब हम जानते हैं कि अगर यही पर्सन म्यूचुअल फंड के अंदर लगाने वाला है तो सबसे पहले जब वो 100 रुपए लगाएगा ना तो क्या होगा पता है आपको? 5.5% इनिशियल एक्सपेंस कट जाएगा। 100 का 5.5% कितना होता है बॉस? 5.5 होता है। यानी म्यूचुअल फंड जो हाउस है या जो फंड मैनेजर्स है उनके हाथ में पैसा आया कितना? उनके हाथ में आया पैसा 94.5 रुपीज। समझ में आया ना? ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि फ्लोटेशन कॉस्ट है। यानी अगर इन्वेस्टर हमें 100 रुपीज देगा
तो उसमें से 5.5 तो फ्लोटेशन कॉस्ट ही है, हमारे को इतना रुपए तो कट ही गया। म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर्स है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसके हाथ में कितने रुपए आए? उसके हाथ में आए 94.5 रुपीज। ये 94.5 रुपीज वो इन्वेस्ट करेगी, और ये वो 94.5 रुपीज से उसका ऐसा मानना है कि चलो 16 रुपए अगर मुझे कमाने हैं, 94.5 रुपीज से अगर मुझे 16 रुपए कमाने हैं, तो मेरा रिटर्न का परसेंटेज कितना होना चाहिए? दैट इज 16 डिवाइडेड बाय 94.5 इंटू 100, और ये हमारे को यहाँ पर कुछ रिटर्न का परसेंटेज देगा 16 डिवाइडेड बाय 94.5 इंटू 100। ये हमारे को बताता है कि भाई जो म्यूचुअल फंड है वो 94.5 रुपीज लगा के अगर 16 कमाना चाहता है तो कितना लगेगा? 16.93% का रिटर्न होगा। 16.93% का रिटर्न होगा। अच्छा, ये चीज तो हमने अभी तक खाली क्या कंसिडर करी? हमने तो खाली अभी तक ये जो इनिशियल एक्सपेंस है उसी को कंसिडर करा। ये जो रेकरिंग एक्सपेंस है 1.5% का, इसका तो ये जोड़ देते हैं बराबर। तो म्यूचुअल फंड को ये 1.5% भी तो कमाना पड़ेगा, तब जाकर म्यूचुअल फंड मैच कर पाएगा। तो 16.93 प्लस 1.5, यानी कि म्यूचुअल फंड को कुल मिला के कुछ 18.43%, कितना? 18.43% कमाना पड़ेगा। जब म्यूचुअल फंड 18.43% कमाएगा, उसमें से 1.5% उसका खुद का रिकरिंग एक्सपेंस कट जाएगा, और उसको 18.43 इसलिए कमाना है क्योंकि इन्वेस्टर जब डायरेक्टली शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो 100 रुपीज की परचेजिंग पावर मिल रही है, यहां पर उसको 94.5 की ही परचेजिंग पावर मिल रही है। सो दिस इज द परसेंटेज। मतलब अगर ब्रेक इवन निकालना है तो म्यूचुअल फंड वाला गाय जब तक इसको नहीं बोलता मिस्टर ए को कि म्यूचुअल फंड गारंटी देता है आपको 18.43% के ऊपर देगा, तब तक मिस्टर ए के लिए बेनिफिशियल क्या है? तब तक मिस्टर ए के लिए बेनिफिशियल है वो डायरेक्टली शेयर्स के अंदर पैसा लगा दे। पर अगर उसको लगता है कि म्यूचुअल फंड 18.43% से ज्यादा रिटर्न दे सकता है, तब जाकर इट इज वाइज फॉर हिम टू इन्वेस्ट द मनी इनटू द म्यूचुअल फंड। तो समझ में आया? ये जो पहला वाला क्राइटेरिया है बहुत इजी सा सम है, बहुत इंटरेस्टिंग सा सम है, एकदम सिंपल। अगर आप थॉट फ्लो को रखोगे तो आराम से ये होते जाएगा। अब देखो बॉस, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है जो मेरे को CMA की मटेरियल के अंदर मिला है, और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखा देता हूँ, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज इस क्वेश्चन को आप लोग अभी सॉल्व करेंगे। स्क्रीन पॉज कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करने के बाद यहां पर मैं आपको आंसर शो कर देता हूं आपका, और ये आंसर मैच करना चाहिए। ओके, तो 3, 2, 1 एंड दिस इज द आंसर। सो यहां पर जो आंसर है दैट इज 18.67%। आई होप आप सभी लोगों का करेक्ट आया। इफ इट इज इनकरेक्ट बाई एनी रीजन तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो कि क्या गलती कर रहे हो आप, एंड इफ एट ऑल यू हैव अ डाउट प्लीज 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 पुट अ वीडियो कॉमेंट, आई विल सॉल्व इट। Book a video call session, we'll talk together and solve this sum together. Perfect. So with this guys, I hope कि आपको ये वाली कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन समझ में आया। एक ऐसी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है जहां पर आपसे ब्रेक इवन पूछा जाता है कि आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वर्सेस आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड के कुछ खर्चे वगैरह बताए जाते हैं, और आपको बताना पड़ता है कि भाई म्यूचुअल फंड को कितना कमाना पड़ेगा ताकि वो शेयर के रिटर्न को एग्जैक्टली मैच करके मुझे दे पाए। With this guys, I'll see you in the next video with a different category of questions.